हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ पिछली वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें आपको जो है मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, प्लस मैंने आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करवा दिया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीक्वेंस, तो वो रहेगा स्टूडेंट गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। तो स्टूडेंट गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है। तो जो हम देखते हैं कि मेल और फीमेल में जो गोनाड्स होते हैं, जननांग होते हैं, जनद होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस वृषण और फीमेल में ओवरीज अंडाशय, तो वहां पर युग्मकों का निर्माण जो होता है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस आपको पता है कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसको हम ओजेनेसिस बोलते हैं, अंड जनन कहते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी स्टूडेंट वो रहेगी स्पर्मेटोजेनेसिस पर। तो चलिए ध्यान देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में कहते हैं इसको शुक्र जनन। तो देखिए शुक्र जनन का अर्थ है कि यहाँ पर जो है नर की जो जननांग है, एक जोड़ी वृषण जो होते हैं उसमें जो है शुक्राणुओं का जो प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिकल्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म्स का जो है टेस्टिकल्स में बनना वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, अब बात आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कब है, कब से स्टार्ट हो जाता है और ये कैसे oogenesis से डिफर होता है। वैसे मैं आपको एक डिफरेंस की टेबल बताऊंगा जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको बताऊं तो वो हम देखें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम में। मतलब जब मेल जो होता है वो प्यूबर्टी अटेंड करता है, 12 से 13 साल की एज जब स्टार्ट होती है, तो या फिर उससे भी ज्यादा थोड़ा हम कहें कि 14 जो ईयर एज है उस तक हम जाकर के देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसी दौरान क्या होता है, मेल में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जीएनआरएच का लेवल जो होता है वो पीक पर पहुंच जाता है। तो ये सभी हार्मोन्स में भी मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा कि जो इनका रेगुलेशन होता है, हार्मोनल रेगुलेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो मेल में हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस चलता कब तक है स्टूडेंट, तो थ्रू आउट लाइफ चलता है, तो पूरी लाइफ के दौरान तक जो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते जाते हैं। जबकि फीमेल में oogenesis का प्रोसेस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद में स्टॉप हो जाता है, सीजेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। और वो 40 टू 45 ईयर की जब फीमेल अटेंड कर लेती है एज, उस टाइम तक मीनोपॉज हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट लाइफ चलता है, जबकि oogenesis जो है मीनोपॉज के बाद में रुक जाता है। अच्छा, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है स्टूडेंट उसको हम 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी फेजेस होती है स्टूडेंट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोसिस और एक कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, जो स्पर्मेटोसाइटोसिस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है स्टूडेंट कि हम कहें कि यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटिड, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड जब बनते हैं, शुक्राणु पूर्व जिसको हम बोलते हैं, वहां तक का जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है स्टूडेंट स्पर्मेटोसाइटोसिस। अच्छा, जबकि दूसरी ओर हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं स्टूडेंट स्पर्म मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक और नाम से जाना जाता है स्पर्म मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फोसिस मींस कायांतरण, हिंदी में कहते हैं इसको शुक्र कायांतरण। अच्छा, स्पर्म मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस कहां से कहां तक होगा, स्पर्मेटिड, जो स्पर्मेटिड यहां पर बनता है वहां से लेकर के मैच्योर स्पर्म बनने तक का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्म मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अच्छा, हमने कहा कि इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया, फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोसिस एंड सेकंड इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्म मेटामॉर्फोसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस जो होता है स्टूडेंट इसको भी हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी फेजेस हो सकती हैं स्टूडेंट्स, एक होती है ग्रोथ ऑफ, या जिसको हम बोल सकते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जो फेज है फर्स्ट होती है। उसके बाद में सेकंड फेज आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, तो फेज ऑफ ग्रोथ या फिर ग्रोथ फेज कहलाती है ये, जहां पर ग्रोथ होती है सेल की। और थर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज,
तो मैच्योर होता है यहाँ पर मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पर मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है वो देखा जा सकता है। तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस की कोई भी आगे की फेज को हम जो है उसे आगे डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्टिव बातें बताई स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब हम चलते हैं एक डायग्रामेटिकली, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पर है, टेस्टिस में होता है। याद हो तो पिछली वीडियोस में आप देखेंगे जब मैंने टेस्टिस की स्ट्रक्चर आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टेस्टिकल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, जहां पर एक एपिथेलियम मिलते हैं जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो अगर हम वहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्मिनल एपिथेलियम देखें और वहां पर आपको पता हो तो मेल जर्म सेल्स मिलती हैं, और उन मेल जर्म सेल्स को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की प्लॉइडी कैसी होती है स्टूडेंट, ये 2n होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है, ये द्विगुणित होती हैं, इनमें गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कंटिन्यूअसली क्या शो करती रहती है स्टूडेंट्स, माइटोसिस समसूत्र विभाजन दिखाती हैं और कंटिन्यूअसली जो है मल्टीप्लाई होती रहती हैं। मतलब अभी कौन सी फेज चल रही है स्पर्मेटोसाइटोसिस की, वो चल रही है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन फेज। और इस मल्टीप्लिकेशन फेज के रिजल्ट से क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया की आपसे प्लॉइडी पूछा जाएगा तो आप क्या बता सकते हैं स्टूडेंट कि ये भी कैसी होती है, 2n होती है, क्योंकि जब तक माइटोसिस हो रहा है स्टूडेंट वो अभी किस फेज में रहेंगी, उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, पेयर्ड ही रहेंगे, मतलब वो 2n ही रहेंगी। तो स्पर्मेटोगोनिया हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना है, वो भी कैसा है, 2n है, मतलब क्रोमोसोम कितने 46 हैं। तो ये जो फेज कहला रही है स्टूडेंट ये कहलाती है जो कि मल्टीप्लिकेशन फेज है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, इसके बाद में कौन सी फेज आती है स्टूडेंट, वो आती है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज का मीनिंग क्या है कि ग्रोथ हो, सेल जो है साइज में जो है वो इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ कर ले। तो अगली देखें यहाँ पर कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो ग्रोथ करने लगती हैं, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ा लेती हैं अपने अंदर और अपना साइज जो होता है वो इंक्रीज कर लेती हैं। और साइज इंक्रीज करने के बाद में वो अलग सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राथमिक शुक्र कोशिका इसको बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर इसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो ये भी अभी कैसी है, 2n ही रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर भी अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ है और यहाँ पर कोई अर्धसूत्र विभाजन नहीं हुआ, इसलिए ये अभी 2n ही रहेगी। तो ये जो फेज कहलाएगी स्टूडेंट वो कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी ग्रोथ फेज। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आती है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट जो है मियोसिस होता है। तो यहाँ पर जो है पहला मियोसिस देखा जाता है, इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। और ये कैसा डिवीजन होता है स्टूडेंट, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब ये न्यूनकारी विभाजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसकी पेरेंटल सेल में थे उससे अब उसकी जो डॉटर सेल्स हैं उसमें कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोसिस होता है और उसके रिजल्ट से क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं कितनी कैसी होती हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं, ये n होती हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, 23 हो जाएगी। अच्छा, आपसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर ही बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें फर्स्ट टाइम जो है वो मियोसिस देखा जाता है, तो वो होती है स्टूडेंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर जो है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं। अच्छा, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसमें भी मियोसिस होता है और मियोसिस सेकंड होता है। आपको पता है मियोसिस जो होता है 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड होगा, जिसको हम लिख देते हैं यहाँ पर मियोसिस सेकंड। बट ये जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, मियोसिस सेकंड है, वो कैसा होता है, माइटोटिक लाइक होता है। आपको पता हो तो माइटोटिक लाइक डिवीजन मतलब समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। और समसूत्री विभाजन जैसा होता है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है अब गुणसूत्रों की संख्या जो है हाफ नहीं होगी, जितनी है वो उतनी ही रहेगी। मतलब अब जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएंगे 2 स्पर्मेटिड। तो अब ये जो भी संरचना है, आपको जो भी सेल्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, स्पर्मेटिड्स होंगी। ये कहलाती है स्पर्मेटिड्स।
और अभी भी इनमें क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 23 रहेंगे, मतलब ये भी कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो चुकी हैं। तो अब आपसे पूछा जाए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी बनती हैं स्पर्मेटिड्स, तो 2 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। या फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो वो टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो देखिए यहां तक का प्रोसेस प्राइमोर्डियल जर्म सेल से या फिर स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड तक के बनने का प्रोसेस तो क्या कहला रहा था स्टूडेंट, वो कहला रहा था स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इसको मैं अगर लिख दूं यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को मिटा करके कि जो कौन कौन सी फेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिली, तो देखिए जो पहली फेज थी ये तो जहां पर मल्टीप्लाई हो रही थी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे, वो तो थी मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहां पर ही हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद में एक स्पर्मेटोगोनिया जो है ग्रोथ करके कन्वर्ट हो चुकी थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये कौन सी फेज आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगी ग्रोथ फेज। तो यहां पर ग्रोथ हुई है इसलिए ग्रोथ फेज। और उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटिड तक की जो फेज आ जाएगी वो मैच्योरेशन फेज आ जाएगी। तो ये मैच्योरेशन फेज हो जाएगी स्टूडेंट। तो 3 फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया स्पर्मेटोसाइटोसिस को। अब देखिए जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये इमेच्योर होते हैं, ये फीमेल के जो गैमेट है, ओवम है, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब अभी भी इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने बाकी हैं जिससे वो किस में कन्वर्ट हो सके, वो स्पर्म में कन्वर्ट हो सके। इसलिए स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो यहाँ पर स्पर्म मेटामॉर्फोसिस होता है, तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा। और स्पर्म मेटामॉर्फोसिस के रिजल्ट से क्या बन जाएंगे, एक स्पर्मेटिड से वो एक स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 जो है स्पर्म्स बन जाएंगे। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं आपको एक नोट के थ्रू में लिखा दूंगा। नाउ स्टूडेंट, अब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूं जहां पर क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से चीजों पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि हम नोट के थ्रू इसमें लिख लेते हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, पहली बात तो कि वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्म्स। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, 4 स्पर्म या 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। दूसरी बात, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 स्पर्मेटिड्स। तो टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हम कह सकते हैं 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगी। और तीसरी बात, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 स्पर्मेटिड्स और 2 स्पर्म्स। तो यहां पर 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अब आपको ये 3 बातें दिमाग में रखनी है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं यहाँ पर, तो आप आंसर इजीली बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 स्पर्म्स बनाने के लिए आपको कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और कितने स्पर्मेटिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट के 1000 स्पर्म्स बनाने के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कितनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और कितने स्पर्मेटिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आंसर मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में करें, मुझे कमेंट करके आंसर बताएं कि कितने कितने जो है प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और कितने स्पर्मेटिड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, एक प्रोसेस स्टूडेंट हमने नहीं देखा, वो था स्पर्मियोजेनेसिस या फिर शुक्र कायांतरण या फिर स्पर्म मेटामॉर्फोसिस। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमने कहा कि जो स्पर्मेटिड बना है, हमने कहा स्पर्मेटिड इस टाइप से होगा
जिसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होगा उसका, प्लस उसमें कुछ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर उसमें आप देखोगे कि आरएनए होगा, या फिर उसका मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर हमने देखा कि गोल्जी बॉडी, यहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी, प्लस उसका न्यूक्लियस होगा। तो ये इतना ज्यादा हम कहते हैं कि जो स्पर्मेटेड है, ये हमने बना दिया स्पर्मेटेड, ये इतनी ज्यादा हैवी स्ट्रक्चर होती है और ये अनमोडिफाइड है और लेस डेवलप्ड होती है, मैच्योर नहीं होती है कि ये आगे जाकर के ओवम को फर्टिलाइज कर सके। इसलिए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, जैसे कि इसमें से हमें आरएनए को जो है वहां से रिमूव करना पड़ता है स्टूडेंट, प्लस इसमें से जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है उसको भी यहाँ से रिमूव करना पड़ता है, जिसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो रिमूव हो जाता है। प्लस आपको पता हो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्जी बॉडी जो है, स्पर्मेटिड्स की जो गोल्जी बॉडी है वो आगे जाकर के मैच्योर स्पर्म की एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो यहाँ पर एक चीज डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है कि एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी जो है वो सेल ऑर्गेनेली के थ्रू होती है, तो वो स्टूडेंट आपको याद रखना है, उसका फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी के थ्रू। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्पर्म का हेड बन जाता है, उसकी नेक बन जाती है, उसका मिड पोर्शन बन जाता है और उसमें बन जाता है जिसे हम बोलते हैं उसकी टेल बन जाती है। तो इस टाइप से जो है स्पर्म में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और वो मैच्योर्ड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जो शुक्राणु है उसकी संरचना की ओर हम चलें, क्योंकि अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है स्पर्म का। तो यहाँ पर हमें देखना है कि स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हम देखते हैं कि 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ रहता है। एक होता है उसका हेड, दूसरा पार्ट होता है शॉर्ट नेक, थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं मिड पीस या फिर मिडिल पार्ट या फिर मिड पीस इसको बोलते हैं स्टूडेंट, और फोर्थ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेल। हेड, नेक, मिड पीस और टेल में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस स्ट्रक्चर पर आए तो हमें सबसे पहले ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये है इसका हेड वाला पोर्शन। तो ये है इसका हेड, और हेड में हमें 2 ही चीजें याद रखनी है स्टूडेंट। एक एक्रोसोम होता है, तो यहाँ पर मैंने ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको मैंने बनाया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एक्रोसोम। और एक्रोसोम अभी मैंने बताया आपको कि ये जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एक्रोसोम का काम क्या है स्टूडेंट, हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। एग के चारों तरफ एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो कि हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है, और इसको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए जो है ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म को वहां पर एंट्री करनी पड़ती है। वो किसकी हेल्प से करता है, तो वो एक्रोसोम की हेल्प से करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर कि एक्रोसोम में क्या मिलते हैं। तो एक्रोसोम में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स मिलेंगे, और ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, ये एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। अच्छा, एक्रोसोम के ठीक नीचे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये होता है स्पर्म का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में इसका जो जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका डीएनए होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये होती है। तो हेड में आपको 2 ही बातें याद रखनी है, एक्रोसोम इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इट रिलीज स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज, और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा और इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हेड के बाद में अगला पोर्शन आता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेक होती है, और ये नेक का काम क्या है कि ये हेड और जो मिड पीस होता है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। प्लस इसमें 2 टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं स्टूडेंट। एक सेंट्रियोल कहलाता है जिसको हम बोलते हैं हेड के या फिर न्यूक्लियस के पास में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो ये कहलाता है प्रॉक्सिमल
सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल दो टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल मिलेगा। दोनों के ही काम क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्टूडेंट, ये हम कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये माइटोटिक डिविजन्स को जो है वो इंड्यूस करवाता है। और मैंने आपको बताया था जाइगोट में होने वाले माइटोटिक डिविजन्स कहलाते हैं क्लीवेज। तो यहाँ पर क्लीवेज से रिलेटेड है ये। तो व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल? तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल होता है इट इंड्यूसेस द क्लीवेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द जाइगोट। और कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि हम स्पर्म्स में से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को हटा देंगे तो क्या होगा या क्या नहीं होगा? तो वहां पर क्लीवेज का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, आगे जाइगोट जो मल्टी सेलुलर स्टेज में नहीं आ पाएगा। अच्छा, वही होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल आगे जाकर के टेल का फॉर्मेशन करता है, जो स्पर्म की टेल बन रही है उसका ये फॉर्मेशन करता है। तो नेक में दो स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि हम देखते हैं क्लीवेज के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो कि स्पर्म की टेल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि मिड पीस में आते हैं इसके। तो अगला जो पोर्शन है नेक के बाद में वो है स्टूडेंट इसका मिड पीस या मिडिल पार्ट। तो ये हमने बना दिया इसका मिड पीस। और मिड पीस में आपको पता हो तो दो चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना है क्योंकि मिड पीस जो है इसका पावर हाउस भी कहलाता है, एनर्जी हाउस भी कहलाता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे और ये जो है स्पर्म के लिए जो है वो पावर हाउस की तरह काम करेंगे, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म्स को मोटाइल बनाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर जरूरी है उसकी, तो वो है मिड पीस। और मिड पीस में आपको पता हो तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट रहता है मिड पीस में, और स्पाइरल अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं नेबेनकन शीथ। तो यहाँ पर ये कहलाती है स्टूडेंट नेबेनकन शीथ के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिड पीस ऑफ स्पर्म। अच्छा, ऐसे ही आपको जो है यहाँ पर जो इसकी पेरिफेरी है वहां पर डॉटेड स्ट्रक्चर मिल रही है। हमने कहा था कि जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो वहां पर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया जाता है ताकि स्पर्म को हल्का बनाया जा सके। और ये जो है साइटोप्लाज्म का अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेनचेट। तो ये कहलाता है मेनचेट। तो मेनचेट क्या है? साइटोप्लाज्म का पेरिफेरी पर, स्पर्म की पेरिफेरी पर अरेंजमेंट कहलाता है मेनचेट। अच्छा, उसके बाद में मिड पीस के बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं टेल। और टेल जो है वो किसके लिए जरूरी है? मोटिलिटी के लिए जरूरी है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए ये जरूरी होती है। तो ये आपको याद रखना है, फॉर स्पर्म मोटिलिटी टेल इज रिक्वायर्ड। तो टेल का काम है मोटिलिटी के लिए, और मोटिलिटी को एनर्जी कौन दे रहा है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की। अच्छा, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वो किससे कवर्ड रहेगी स्टूडेंट? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से कवर रहती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहेगी। तो ये मैंने आपको आज बता दिया, जिसमें मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस भी बताया, प्लस मैंने आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर भी बताई। तो अब हम एक और टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ स्टूडेंट, अब हम कवर करते हैं एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्यूबर्टी पर, क्योंकि हमने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब से होता है? प्यूबर्टी पर। 13 से 14 साल की उम्र में जो है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। वहां पर हम कहते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है हमारा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। GnRH का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? इसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाता है, जो हमारी अग्रपीयूष ग्रंथि वहां पर ये कार्य करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है स्टूडेंट वो बहुत से हार्मोन रिलीज करती है और वो 2 गोनाडोट्रोपिन्स भी रिलीज करती है, उन्हें हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये इनके थ्रू जो है 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज किए जाते हैं, और वो गोनाडोट्रोपिन कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो होते हैं FSH
इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, बट मेल में हम इसे एक और नाम से जानते हैं, वो होता है ICSH, और ICSH का पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरस्टिशियल सेल्स कुछ हमने पढ़ा था, स्पर्म जो टेस्टिस की हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, जो कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस था वहां पर मिलती थी, और इनको हम एक और नाम से जानते हैं लीडिंग सेल्स। अच्छा, तो अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, ये पीक पर इसकी वैल्यू पहुंचेगी जब जो है प्यूबर्टी में हम पहुंचेंगे, और वहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। पहले होता है FSH रिलीज होता है, और FSH का काम होता है कि टेस्टिस पर वो जाए, और टेस्टिस में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर जाता है, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को क्या कहता है कि आप एक तो स्पर्मेटोसाइटोसिस करवाएं, तो ये स्पर्मेटोसाइटोसिस होगा यहाँ पर, और दूसरा होगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, तो यहाँ पर जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा। ऐसे ही सर्टोली सेल होती है, तो सर्टोली सेल जो है मैंने उसके भी बहुत से काम बताए थे, इनको नर्व सेल्स या सब्सटेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं कुछ फैक्टर्स, सम फैक्टर्स रिलीज किए जाते हैं, और ये कुछ फैक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, मतलब इसको जो स्टिमुलेट करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। इसके अलावा जो है इनहिबिन रिलीज किया जाता है, और ये इनहिबिन जो होता है मेल में क्या काम करता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये FSH के रिलीज को जो है बंद करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रेगुलेट हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो देखिए FSH ने क्या किया, टेस्टिस में जाकर के प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स देन सर्टोली सेल्स पर एक्ट किया। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को कहा कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएं, जबकि सर्टोली सेल्स को कहा कि आप ऐसे कुछ फैक्टर्स रिलीज करें जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है बढ़ावा देते हो, उसको स्टिमुलेट करते हो, जबकि एक इनहिबिन भी इसने रिलीज किया ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा ना हो, इसके लिए FSH पर नेगेटिव इफेक्ट भी इसने डाला। दूसरी ओर हम कहते हैं कि जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर मेल में इसको ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है कहां पर, लीडिंग सेल्स, या फिर इसको हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं इनको। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स आपको पता है कि हार्मोन एक रिलीज करेंगी, और उस हार्मोन का नाम क्या होगा स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाया जाएगा, और ये टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कि मेल में एक तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, प्लस ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो डालता है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। तो स्टूडेंट ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको हार्मोनल रेगुलेशन जो है वो कवर करवाया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है जूलॉजी से रिलेटेड मिल सके, और आप लोग नीट की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।